तो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। अमूमन हम तारड़ साहब को साउथ एशियन पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आज मैंने तारड़ साहब से रिक्वेस्ट की कि हम बात करते हैं आज अमेरिका की पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी के ऊपर, और क्या जमहूरियत जो है, ये कहा जा रहा है कि अब डेमोक्रेसी इज बैकस्लाइडिंग इन यूएसए एंड ग्लोबली एज वेल। और बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर तकरीबन 64% अमेरिकन ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन क्राइसिस। तकरीबन दो टू थर्ड जो रिपब्लिकन ये समझते हैं कि जो लास्ट इलेक्शंस थे वो रिग हुए थे, और 70% जो वो समझते हैं कि अमेरिका जो है वो एट द रिस्क ऑफ फेलिंग है। इस तरह की डेमोक्रेसी, इस तरह की सिचुएशन है। और बल्कि आज 6 जनवरी भी है, ये वो दिन है जब पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रांसफर ऑफ पावर को जो बाइडेन साहब ये कहते हैं रोकने की कोशिश की, और एक बड़ा माहौल बना उस वक्त अमेरिका में। इस सारी सिचुएशन पे बात करनी है तारड़ साहब से। तारड़ साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो डेमोक्रेसी है ये बैकस्लाइड कर रही है, आगे की तरफ जा रही है? आप वॉशिंगटन डीसी में बैठ रहे हैं, दुनिया को बताने वाला कि जमहूरियत होती क्या है, नॉर्म्स होती क्या है, वो तो अमेरिका था। लेकिन ये अमेरिका के अंदर क्या मामला चल रहे हैं कि आज इस तरह की बातें हो रही हैं, और विद इन दी अमेरिका लोग जो है वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एट रिस्क है। चीमा साहब, थैंक यू सो मच। आपने मुझे खासकर जो जो टॉपिक दिया, दिस इज आई हैव अ पैशन फॉर डेमोक्रेसी। मैंने सारी जिंदगी जमहूरियत के बारे में पढ़ा, सारी जिंदगी सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा, सारी जिंदगी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ा। मैं हमेशा, मेरी एक सेलिंग पिच होती है कि मैं वेंट टू लॉ स्कूल ट्वाइस। तो मैं 2 दफा लॉ स्कूल गया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। बल्कि जब मैं अमेरिका में लॉ स्कूल में गया तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बड़ा आसान था, सिर्फ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर पढ़ रहा था लॉ कॉलेज में, तो वहां पे हमें 5 बिग उनके पढ़ने पड़े कॉन्स्टिट्यूशन और याद करने पड़े। आज मैं वही आज सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा, जो उनमें से जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जो कि सो फार अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी नजर में दूसरे सिस्टम से कुछ बेहतर है। परफेक्ट नहीं है, कुछ बेहतर है। अब मैं ये शुरू करना चाहूंगा कि इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट में कि ये फिफ्थ सेंचुरी बीसी में ग्रीस से शुरू हुआ। रोमन इसके इन्वेंटर थे, और इसका पहला शिकार जो सैक्रेट्स, जो उसको सुकरात कहते हैं, उनका था। और मैं हैरान होता था जब पढ़ता था उनके बारे में कि उनका क्या राय थी जमहूरियत के बारे में। तो सुकरात कहते थे कि जिस तरीके से लोहार, तरखान या दूसरे लोग अपने प्रोफेशन में स्किलफुल होते हैं, उसी तरीके से जो लीडर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस, उनको भी ट्रेन होना चाहिए। तो वो जब ज्यादा ट्रेन हो जाते हैं तो फिर वो बाइडन साहब बन जाते हैं, 50-50 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो फिर उनको अब कहना शुरू कर देते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसमें एक बैलेंस बड़ा जरूरी है, परफेक्ट बैलेंस। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ओरिजिनली जमहूरियत इज अ पब्लिक सर्विस, प्रोफेशन नहीं है। आप आजकल जो आप ज्यादातर देख रहे हैं, लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया। क्वेश्चन मार्क ये है कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बनने के लिए बिलियंस का आपका बजट होता है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट की तनख्वाह तो कुछ भी नहीं है, 3-3.5 लाख डॉलर तनख्वाह होती है। तो वो इतना जोर और इतने बिलियंस डॉलर्स क्यों खर्चा करके एक ऐसी जॉब करना चाहते हैं जो कि बजाहिर उसको प्रॉफिटेबल नजर नहीं आती। तो ये एक फिक्शन ऐसी क्रिएट कर दी गई है। और दूसरा, एक मेरे ख्याल में जमहूरियत एक फिक्शन है। फिक्शन वो इस तरीके से कि आप एक लीडर चुनना चाहते हैं कि जो बिल्कुल फरिश्ता हो, आप उसको पिक कर लें तो वो करप्शन भी ना करे, वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ना चलाए, उसके बच्चे भी परफेक्ट हो जाए, वो भी फरिश्ते बन जाए। तो ऐसा एक हमने इल्यूजन क्रिएट कर रखा है, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उसमें आके हमारे मसाइल आगे आ रहे हैं। फिर आपने जिस तरह फरमाया चिमा साहब कि अमेरिका जो है सो कॉल्ड, वो कहता है कि जी हम फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत के अलमबरदार हैं, जो कि बिल्कुल एक फेक स्टोरी। उसकी फेक स्टोरी इस वजह से, मैं यहाँ पे आपके देखने वालों को थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में किस किस्म की जमहूरियत चल रही है। एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान में है, और दूसरा 2 पार्टी सिस्टम यूएस और यूके में। दोनों साइडों पे डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन। वहां पे आप देखें कि आपके इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि मजबूरी है उनकी मखलूत हुकूमत बनाना।
बड़ी सदियों के बाद, बड़े सालों के बाद बीजेपी एक वाहिद पार्टी है जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वरना उससे पहले मखलूत गवर्नमेंट्स होती थी और उसमें कोलिशन गवर्नमेंट, और वो कभी लेजिस्लेशन एक दूसरे को करने नहीं देते थे। वो हाउस को बकरा मंडी बना लेते थे और वो बिल्कुल वहां पे एक दूसरे की मुखालफत में इतने ज्यादा आगे चले जाते थे कि वो एक नॉन फंक्शनल बॉडी बन जाते थे। दूसरा उसमें दूसरी जो चीज ये है कि सियासतदान, वो कहते हैं सेनेटर इब्ने सेनेटर, एमएनए इब्ने इब्ने एमएनए, वो चल रहे हैं। इतनी मारूसी सियासत आ रही है वो जो बिल्कुल सियासी वैल्यू के खिलाफ है। जिस तरह गांधी फैमिली का नाम जिसके साथ लग जाए, भुट्टो आज भी जिंदा है, यहाँ अमेरिका के अंदर कैनेडी आज भी जिंदा है। तो मेरा मकसद है ये भी एक जमहूरियत के फ्लाज हैं, लेकिन मैं आगे चल के बताऊंगा कि जमहूरियत के फ्लाज क्या है, अमेरिका के अंदर क्या इश्यूज। मैं यहां से जाना चाहूंगा कि अब अमेरिका, जिस तरीके से मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अमेरिकन जमहूरियत के क्या फ्लॉज है, और उससे पहले ओवरऑल देखें, मेरी नजर में जमहूरियत चीमा साहब एक रिच मैन्स क्लब है। आपने कभी देखा है कि आपका कभी कोई क्लर्क जो है वो एमएनए बन सकता हो? अमेरिका के अंदर इस वक्त कांग्रेसमैन बनने के लिए यू हैव टू हैव $2.5 मिलियन। आप मुझे ये बताएं, अमेरिका के अंदर कोई टैक्सी ड्राइवर या मैकडॉनल्ड का मैनेजर कांग्रेसमैन बन सकता है? आपका बजट देख ले, एमएनए का करोड़ों का है। तो फिर इसको, ये रिचमैन क्लब नहीं है तो और क्या है? ये किन को रिप्रेजेंट कर रही है? वो जो डेफिनेशन जमहूरियत की है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो किन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा है? तो दिस इज अ रिचमैन्स क्लब। अमेरिका के अंदर भी यही है, बल्कि सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंजेस ये है कि साफ मनी रेज की जाती है, स्पेशल इंटरेस्ट से पैसे लिए जाते हैं, फिर उन्हीं को ये रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ये आप और मुझको तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो ये पूरा एक फेक ड्रामा सा है और बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग इस वजह से है। जो अब मैं चैलेंजेस की तरफ आना चाहता हूं कि चैलेंजेस इस वक्त अमेरिका के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत को सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं 10 पॉइंट इसमें मैंने चीमा साहब खासकर लिखे थे, जो मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में ओवरऑल फिट आते हैं जमहूरियत के इश्यूज में। सबसे पहला इश्यू तो ये है कि हमने जमहूरियत को रिफॉर्म नहीं किया। जब आप जमहूरी किसी सिस्टम को भी क्रिएट करके आप उसको रिफॉर्म टाइमली ना करें तो उसमें दरारें आ जाती। और जमहूरियत के साथ भी, अमेरिका के साथ भी वही है कि इतना पुराना सिस्टम हो चुका है कि इट हैज बिकम नॉन फंक्शनल। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि हमने एक फिक्शन क्रिएट कर दी है कि हमारे लीडर जो है, अब मेरा जाती ओपिनियन ये है कि एक बंदा जब तक अपने कांग्रेसमैन या एमएनए होने की पावर को अब्यूज नहीं करता, पब्लिक फंड को खराब नहीं करता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका पर्सनल प्रॉब्लम है। अपनी बीवी बच्चों के साथ अगर नहीं रह सकता, डिवोर्स है उसकी 3 है, तो दैट इज हिज पर्सनल मैटर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल फरिश्ता हो, वो बिल्कुल कहते हैं जी वो हर चीज उसकी सामने नजर आ रही हो, उसमें कोई फ्ला ना हो। एक तो दूसरा चैलेंज ये है। तीसरा इस वक्त प्रॉब्लम जो मेजर आ चुका है वो मीडिया है। अब मीडिया किस तरीके से कर रहा है कि आजकल मीडिया क्या है डिफाइन किया जाए तो हर चैनल को, हर अखबार को एक कॉरपोरेशन ओन करती है। दर हकीकत यह है कि उसके पीछे एक करप्ट जो होता है बिजनेसमैन बैठा होता है। पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है कि आपके जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके सबके चैनल और अखबारें वो उस तरीके से माइंड सेट करते हैं, गवर्नमेंट को अब्यूज करते हैं। और इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है अमेरिका के अंदर, इस वक्त लग रहा है कि व्हाइट हाउस इज रन बाय द सीएनएन। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीएनएन था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मीडिया था। देखिए, कोविड ना आता तो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट होते, लेकिन कोविड को इस तरीके से पोलिटिसाइज किया गया अमेरिका के अंदर कि वो उनको प्रेसिडेंसी कास्ट कर गई, वो मेल इन हो गई सारा कुछ। क्योंकि सीएनएन चाहता था कि वो व्हाइट हाउस को ऑपरेट करे और आज वो कर रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर जो प्रेसिडेंट को बचाने वाली वॉल है वो सीएनएन की वो प्रोवाइड करते। अब चौथा जो इसमें इशू चल रहा है, जो इन्होंने खासकर अमेरिका को सबमिट करनी पड़ गई, अथॉरिटेरियनिज्म। कि जब भी आप इलेक्ट होके आते हैं वो एक अनलिमिटेड पावर चाहते हैं अपने हाथों में, अथॉरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग चाहते हैं कि उसके सामने कुछ भी ना खड़ा हो सके। इस वक्त अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अथॉरिटेरियनिज्म का है। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। आज 6 जनवरी, आपने पहले अपने ओपनिंग में कहा कि 6 जनवरी यहां पे उसको आज इतना बड़ा हवा बना दिया गया है। सीएनएन ने पूरी कवरेज कर रहा है, बल्कि मैं आई वाज शॉक्ड कि चीमा साहब पहली दिसंबर को जब मैंने सीएनएन खोल के देखा तो उस पे था कि 2021 इन पिक्चर्स, और सारी पिक्चर्स जनवरी 6 की थी वो कैपिटल। किस तरीके से, मेरा मकसद है
कि वो अब मैं आज बताता हूं, आज 6 जनवरी ठीक है, बहुत बड़ा वाकया होगा। अफगानिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, ताइवान की कोई फिक्र नहीं है, यूक्रेन की कोई फिक्र नहीं है। यूएई ने यूएई जो है वो इनके हाथ से निकल के राफेल जहाज दे रहे हैं। इस वक्त इंडिया S-400 ले लिया, इनको उसकी कोई परवाह नहीं है। इनके हाथों से दुनिया स्लिप हो रही है, उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लफ्ज इतना खौफनाक है इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के लिए, बाइडेन के लिए, क्योंकि इन्हें शिकस्त अपनी नजर आ रही है मिड टर्म में भी और 2024 में। तो आज 6 जनवरी को फिर दोबारा ताजा किया है बाइडेन साहब ने। उन्होंने बताया है, देखें किस तरह, लेकिन दर हकीकत हो क्या रहा है इनको इतनी समझ नहीं आ रही कि पिछली दफा भी ये डोनाल्ड ट्रंप 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 कर करके इन्होंने इतना फ्री टाइम उनको दिया था कि वो उनके फेवर में। ये 6 जनवरी को जितना उसको उस पर फ्री टाइम देते हैं, जितना उसको बोलते हैं, उतना अमेरिका मजीद डिवाइडेड हो रहा है। लोग समझते जा रहे हैं फेक है ये। दूसरा, आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि अपना अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले साल में ही अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर दे, उसकी कोई फिक्र नहीं है। पहले साल में इस वक्त जो हमारे जो बाइडेन साहब है, उनकी पॉपुलैरिटी 30%, 30s में, कमला हैरिस की 20s में। ये भी एक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री बन रही है यहाँ पे। हमेशा जो प्रेसिडेंट होता है अपने आखिरी पीरियड में जाकर पॉपुलैरिटी लूज करता है। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज। अगर इनसे पूछे तो फौरन पता है क्या करते हैं सीनियर वाले, वो दे देते हैं जी जॉर्ज बुश 25% पॉपुलैरिटी में, वो आखिरी दिनों में था यार, वो पहले साल में नहीं था। लेकिन इस वक्त मीडिया जो है वो बिल्कुल वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुका है। जहां पे उसको कहा जाता था पहले, मैं तो उस पर बिलीव करता हूं कि इट्स अ फोर्थ पिलर, पहले 3 पिलर कहते थे, फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट इज मीडिया नाउ। और बड़ी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस, सबसे बड़ी थ्रेट मैं समझता हूं कि जमहूरियत के लिए इस वक्त मीडिया बन चुका है। उसके बाद मैं खासकर यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिकन जमहूरियत के लिए, चेक एंड बैलेंस। अब चेक एंड बैलेंस क्या है उसको डिफाइन करना चाहूंगा कि यहाँ पे तीन ब्रांचें गवर्नमेंट की अब सेपरेट काम करती थी, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती थी। वो बैलेंस खराब हो चुका है। वो बैलेंस खराब किस तरह हुआ है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करके गए हैं, अब बाइडेन साहब आके उसको छेड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं पैक करेंगे, पैक बनाएंगे, वो अपने डेमोक्रेट सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाना चाहते हैं। दूसरे किस तरीके से इन्होंने किया ड्रामा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को देखे किस तरीके से ऑर्गेनाइज होके, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि 4000 जाबें जब प्रेसिडेंट जीतता है तो वॉशिंगटन डीसी में 4000 जाबें खाली होती है। वो प्रेसिडेंट अपने साथ लेके आता है, वो 4000 लोग फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट करता है जो उसके मैंडेट को इन्फोर्स करते हैं। वो 4000 जाबें डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सके क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी ने उनको करने नहीं दी। और उन 4000 जाबों में ओबामा अपॉइंटेड लोग आज भी बैठे और वो मुसलसल, उन्होंने पहले रशियन क्रूजन का नारा लगाया, FBI साथ मिल गई थी, वही ओबामा अपॉइंटेड लोग। उन्होंने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को फेल किया, पहले उन्होंने कहा जी कि रशिया आपके इलेक्शन में आया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। 2 इंपीचमेंट की गई हैं, दोनों में से कुछ नहीं लिखा, मिलियंस डॉलर्स और पब्लिक का टाइम उसमें जाया किया गया, निकला उसमें से कुछ भी नहीं। 6 जनवरी में से भी निकलता कुछ नहीं है, लेकिन पब्लिक एयर टाइम मिल रहा है उनको। वो समझते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इससे बदनाम होगा, रिपब्लिकन पार्टी बदनाम होगी, लेकिन वो अमेरिका की फाउंडेशन को खोखला कर रहे हैं। वो किस तरीके से, आज आप बाइडेन साहब की स्पीच सुने तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं लग रहे, वो सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी के प्रेसिडेंट लग रहे हैं। इन्होंने आज तक एक भी स्टेप ऐसा नहीं लिया। पहले ये कहा जाता था, सबसे पहले मैं बता, अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक चीज सबसे बड़ी होती थी कि जब प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत के व्हाइट हाउस में जाता था वो बाई पार्टिसन हो जाता था। वो कहता था कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द होल कंट्री, आई एम नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ माई पार्टी। लेकिन अब ये हालात चल रहे हैं कि इस वक्त बाइडेन साहब आके उन्होंने आज 6 जनवरी को जो स्पीच दी है, अमेरिका उससे मजीद डिवाइड हो रहा है। उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि आई एम जस्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेट पार्टी एंड डेमोक्रेट स्टेट्स। तो एक तो ये, अब उसके बाद मैं आगे चलना चाहूंगा कि जो छठा जो मेरा पॉइंट है कि इलेक्शन पे लोगों का एतमाद उठ चुका है। मेल इन वोटिंग जब हुई थी पिछले दौर में, तो पहली दफा मैंने 36 साल में मैंने पहली दफा देखा है कि लोगों का एतमाद उठ चुका है बिल्कुल इलेक्शन। वो दे डोंट बिलीव इन फेयर इलेक्शंस एनीमोर। अगर उसको रिस्टोर ना किया गया तो सबसे बड़ा, मैं कहता हूं कि अमेरिका की जमहूरियत की फाउंडेशन उससे हिल चुकी है पहले, लेकिन उसको रिस्टोर होने वाले कोई हालात नजर नहीं आ रहे। अब उसकी मिसाल देता हूं क्या, अभी कुछ थोड़े अरसा पहले न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने 8 साढ़े 8 लाख
नॉन सिटीजन्स को लोकल वोटिंग राइट्स दे दिए। अब उसका मैं बताता हूं इंपैक्ट क्या है। डेमोक्रेट पार्टी को पता है कि वो जो नॉन सिटीजन है वो सारे के सारे डेमोक्रेट है, और वहां अब न्यूयॉर्क में क्या होगा, वहां पे वन पार्टी रूल होगा, सिर्फ डेमोक्रेट। तो फिर जमहूरियत किस चीज का नाम है? आपने एक पार्टी तो वाइप आउट कर दी न्यूयॉर्क से, तो फिर अथॉरिटेरियनिज्म नहीं तो और क्या है? और उस पर प्रेसिडेंट ने बोला, उसमें कोई नहीं बोला, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। तो ये फेक जमहूरियत का मैं इसको क्या फिर होता क्या है चीमा साहब, फिर समट करनी पड़ती है। जमहूरियत पे सबमिट करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि वी आर स्टिल डेमोक्रेटिक, वी आर स्टिल डेमोक्रेटिक। लेकिन ये हर महीने सबमिट करें फिर भी नहीं दुनिया बिलीव करती। अमेरिकन ही बिलीव नहीं करते कि वी आर डेमोक्रेटिक, क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से आप करेंगे, आप कहते हैं ना कि आप किसी के कंसेंसस। अब दूसरा तरीकाकार मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने एक तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया जो न्यूयॉर्क में रखी है, दूसरा इस वक्त फिलिबस्टर वो खत्म करने लगे। फिलिबस्टर का डेफिनेशन ये थी ना कि आप अगर चाहे तो 60 सेनेटर मिलकर वोट देंगे। अब वो इनको पता है इनकी मेजॉरिटी नहीं बनती। वो प्रिंसिपल जो यहां पे सदियों से, कई 100 सालों से बन चुका है, उसको हम डिमोलिश करना चाहते हैं। तो अपने अंदर ही जब आप जमहूरियत की आप फाउंडेशन को खोखला कर रहे हैं, तो दुनिया को किस तरीके से आप बताएंगे कि हम जमहूरियत है? आए जी आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज की हम सबमिट कर रहे हैं। ये दो मिसालें मैं देना चाह रहा था। अब उसमें सबसे बड़ा एक और चैलेंज इसमें यह है कि नौजवान इनके इंटरेस्टेड ही नहीं है, यंग लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। आप किसी वोटिंग बूथ पे चले जाएं, सिर्फ 50 प्लस 60 प्लस लोग लाइनों में खड़े होते हैं। यंग लोग इतने मायूस हो चुके हैं इनसे, सियासतदानों से, वो समझते हैं कि इट्स नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूशन। और यहां पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक दफा मैंने पढ़ा था कि अमेरिकन ओनली हैव ट्रस्ट इन कांग्रेस, 11% अमेरिकन दे ट्रस्ट के कांग्रेस इज डूइंग समथिंग पॉजिटिव। 89% तो उनको बिलीव ही नहीं है कि कांग्रेस कैन डू एनीथिंग। अब उसमें उसकी सपोर्टिंग, अच्छा इसमें एक तो मैंने बताया कि यंग लोगों का, अगला मैं उसमें बताना चाहूंगा कि लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं है इस पर। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नारा लगाया था कि इसके ऊपर इनके ऊपर टर्म लिमिट होनी चाहिए, सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों में। यहां पे ऐसे ऐसे कांग्रेसमैन हैं जो जब 25 साल के कांग्रेसमैन बने थे, अभी 80-80 साल के अभी भी कांग्रेसमैन बैठे। तो जमहूरियत है ये। मुझे अभी याद है, मैं एक दफा इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था डेमोक्रेसी की। इस पहले उन्होंने 7 साल लिमिट बनाई थी सेनेटर्स ने, रोमन ने 7 साल से 10 साल करके फिर 1 साल पे ले गए थे लिमिट को। तो यहां पे देख लें कि लिमिट ही कोई टर्म पे, चाहे आप वो सारी जिंदगी बनता रहे वो सेनेटर, सारी जिंदगी कांग्रेस में बनता रहे। तो ये चैलेंजेस है। और उसमें खासकर मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त बन चुका है 2 पार्टी सिस्टम होने की वजह से। और इस वक्त क्या इशू क्या है, जब से मैं आया हूं, कम से कम मैं आया था रेगन पीरियड में यहाँ पे, चीमा साहब इस वक्त मिडिल ग्राउंड की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। जब मैं यहाँ पे आया था तो आप ओपनली हर एक बंदा ये कह सकता था कि आई एम डेमोक्रेट, आई एम अ डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, आई एम डेमोक्रेट ऑन सम इश्यूज एंड आई बिलीव इन रिपब्लिकन्स इन सम इश्यूज। आज आप नहीं कह सकते। वो क्यों नहीं कह सकते? कि फार लेफ्ट है, ओबामा साहब आए हैं, वो भी सिर्फ डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट थे। बल्कि मुझे किसी ने पूछा था, क्वेश्चन टीवी पे किसी ने पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह बताए सिर्फ एक लाइन में। तो मैंने ये कहा था कि जब 8 साल आप मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, व्हाइट लोगों को स्नब करें 8 साल, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है इलेक्शन, जो आज तक काउंसलर भी नहीं बना पहले, क्योंकि वो भी सिर्फ डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट थे। आजकल जो है ये भी डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट है। इसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या है, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इश्यूज क्या है। इश्यूज ये है कि ओबामा साहब आए, सोशलिज्म उनका एजेंडा था। ब्रैग करते थे, बड़े फख्र के साथ कहते थे कि मैं 36 मिलियन लोगों को घर बिठा के मैंने फूड स्टैम्प्स पे लगा दिए हैं, कि उनको वेलफेयर दे रहा हूं। ये वो ब्रैग करते थे ओपनली। और उसके बाद उन्होंने कहा जी ओबामा केयर क्या था जी, हर एक बंदे को हेल्थ केयर फ्री दी जाए। ये फ्री हेल्थ केयर का सिस्टम इंग्लैंड और कनाडा में पहले ही फेल है। वहां पे जाएं आपको फ्री है हेल्थ केयर, कोई क्वेश्चन अबाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं। मेरे कई दोस्त डॉक्टर, मेरा एक दोस्त यूके में डॉक्टर थे, उसके वाले साहब को हार्ट अटैक हो गया, तो उनको फौरन बाईपास की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा साल की वेटिंग लिस्ट है।
अगर कराना है तो इतने पैसे कैश दो तो करा लो। आपको मैं यह बताना चाहूंगा, कनाडा से लोग इलाज कराने अमेरिका आते हैं क्योंकि ये सिस्टम फेल है वहां पे। लार्जर गवर्नमेंट डजंट वर्क, सोशलिज्म डजंट वर्क। लेकिन ओबामा, उनको शौक था, ओबामा केयर दी उन्होंने। और मजे की बात है कि उनके अपने टेन्योर में ही ओबामा केयर फेल होता जा रहा था, बैंकरप्ट होता जा रहा था। लेकिन अब वो सोशलिज्म की तरफ माइल थे, वो कहते थे सोशलिस्ट, मैं इस कंट्री को सोशलिस्ट बनाना चाहता हूं। दूसरी साइड पर रिपब्लिकन पार्टी एवेंजलिस्ट वोट, एक्सट्रीम क्रिश्चियंस, वो तालिबानिज्म के मालिक है, वो सिर्फ रिलीजन पे बिलीव करते हैं। और दूसरा उसमें फ्लॉज मैं बताना चाहता हूं कि फ्लॉज क्या है। अब देखें कि दो पार्टियों के मिडिल ग्राउंड को नहीं, जिस तरह अगर आज मैं अपने आप को कहना चाहूं कि आई एम ओपन माइंडेड लिबरल कंजर्वेटिव, लेकिन मेरी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। दूसरी तरफ को कहे कि मैं कंजर्वेटिव डेमोक्रेट हूं, उनमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं। लेकिन यहाँ पे गुंजाइश है तीसरी चौथी पार्टी की। उसकी मिसाल मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि डेमोक्रेट पार्टी की तरफ देखें जी, इस वक्त आप देखें अंतीफा भी बन चुकी है, ब्लैक लाइव मैटर भी बन चुकी है, और आज से 5 साल पहले उन्होंने बनाई थी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। ये डेमोक्रेट पार्टी की हालत है। अब रिपब्लिकन पार्टी वाली साइड पे जाए तो गुंजाइश वहां भी मौजूद है, उनकी टी पार्टी है। टी पार्टी के अपने कांग्रेसमैन और अपने सेनेटर भी हैं। लेकिन ये कि वो बेचारे बंद हैं उन दो पार्टियों के अंदर। तो इस वक्त जो हालात हैं, अब मैं यहाँ पे जो आखिरी चीज ये बताना चाहूंगा, खासकर जो जमहूरियत के बारे में, कि जमहूरियत को फंडामेंटल्स ऑफ जमहूरियत मैं समझता हूं कि फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ, ये 3-4 चीजें। अब मैं उस पर एक खासकर जो बताऊंगा कि जो की इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं पढ़ रहा था कि इसको कहा जाता था स्क्वेरा। ग्रीक जो होते थे जब अपनी गवर्नमेंट, स्क्वेरा होता था, वहां पे लोग इकट्ठे होके जाके, जिसमें बाद स्क्वेयर बना, कि ये स्क्वेयर चौक को कहते हैं। तो वहां पे आके चीमा साहब लोग इकट्ठे होके अदालतों के फैसलों पे तनकीद करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे तनकीद करते थे। मेरा मकसद है कि उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता था जहां जाके वो वेंट करें, डिस्कस करें, नए आइडियाज को फ्लरिश हो वहां पे। लेकिन आज मुझे ये बताएं, अमेरिका की जमहूरियत है, मैं 3 दफा इन्वेस्टिगेट हो चुका हूं बीइंग अ रिपब्लिकन और बीइंग ट्रम्पस्टर। तो फिर वो स्क्वेरा किधर गया? मैंने वेंट कहां करना है? आप वेंट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ? पॉसिबल ही नहीं। आपके लाशें फिर बोरी में मिलती हैं, आपके घरों में घुस के मारते हैं। आप कहीं खड़े होके कह सकते हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं? मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में एक जमहूरियत अब एक सिर्फ फिक्शन है, एक नॉन अचीवेबल ड्रीम है। और जब तक इसको रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, मैं होपफुल था एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जब रशिया, मैं समझता था गोरबाचोव माइट इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो जमहूरियत और सोशलिज्म के दरमियान हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करा सके। अब यही हालात है कि वो अब इस वक्त जमहूरियत जो है उसको मेजर खतरा अमेरिका के अंदर। मैं आई एम नॉट प्लीज, और इट्स नॉट वर्किंग डेमोक्रेसी हियर इन दिस कंट्री। और सबसे बड़ी बात, अफसोस के साथ मैं कहता हूं, मैं अपनी आंखों के साथ ये देख रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए थे, तो एक कांग्रेस लेडी थी, उसने कहा था कि वी नीड टू गो आफ्टर रिपब्लिकन्स, कंजर्वेटिव्स एंड ट्रम्पस्टर्स एज लाइक अ केजीबी स्टाइल। और इन लोगों को, इनको इनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराएं। तो कंजर्वेटिज्म को के बारे में अगर आपका ये ख्याल हो कि हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो फिर ये जमहूरियत नहीं है। ये फिर मेरा मकसद है वी आर। अब मैं 2 रिसेंट मिसालें आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर क्या हालात हैं इस वक्त। वर्जीनिया के अंदर एक बच्ची रेप हुई। इन्होंने कहा जी, पहले इन्होंने कहा कि चीमा साहब, इन्होंने कहा कि जी जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम। जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम ये होता है कि वो पब्लिक रेस्टरूम है, जो मर्जी उसके अंदर चला जाए, स्कूलों के अंदर भी। और ओबामा साहब ने डेफिनेशन ये की थी गेज की, लेस्बियन की, ट्रांसजेंडर की। उन्होंने कहा था कि अगर आज आप सुबह उठे हैं, एक मर्द उठता है सुबह रात को सो के, वो समझता है कि आज मैं खातून हूं, तो वो लेडीज के बाथरूम में भी जा सकता है। ट्रांसजेंडर, जेंडर न्यूट्रल। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ कि एक बच्ची हाई स्कूल के अंदर वर्जीनिया में, 14 साल की बच्ची, किसी ने बाथरूम के अंदर रेप कर दी। अब उसके ऊपर यह हुआ कि स्कूल के जो सुपरिटेंडेंट, जो प्रिंसिपल था, उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की। तो उस लड़की का जो वालिद था, उसने आके पेरेंट एसोसिएशन की मीटिंग के अंदर एहतजाजन बोला
और दूसरा एक इन्होंने लॉ पास किया कि पेरेंट्स डोंट हैव एनी राइट टू आस्क क्वेश्चन व्हाट वी आर टीचिंग किड्स इन द स्कूल्स। तो उस पे लोगों का थोड़ा सा, जो पेरेंट एसोसिएशन थे उसमें उन्होंने उठ के तो बोलना शुरू किया। तो इन्होंने कानून पेश कर दिया कि एफबीआई को भेजा जाए पेरेंट एसोसिएशन की मीटिंग्स में, जो कि टफेस्ट तरीन पॉसिबल है। एफबीआई इज लाइक ए केजीबी नाउ आजकल, कि केजीबी को जाके पेरेंट एसोसिएशन को पकड़े। तो अगर अच्छा उस पे मैं कहता हूं ठीक है, लोग वायलेंट हुए, लेकिन काउंटी की पुलिस जाए, लोकल पुलिस जाए, एफबीआई का क्या मतलब है वहां जाके इन्वेस्टिगेट करना पेरेंट एसोसिएशन में? ये अथॉरिटेरियनिज्म होता है, हर आवाज उठने वाली को बंद कर दिया जाए। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूं। मैं पिछले हफ्ते फ्लोरिडा गया वेकेशन पर, तो वहां पे फ्लाइट कैंसिल हुई। तो फ्लाइट कैंसिल करने से पहले उन्होंने पुलिस बुलाई वहां पे, ताकि कोई बंदा आके वायलेंट ना हो सके। इसको क्या कहा जाता है? ये सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म, कि हर आवाज को बंद कर दिया जाए। कोई बंदा अगर पूछे कि मेरी फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई, मुझे रिफंड दो, पुलिस वाला आके रेस्ट कर ले। अब दिल्ली में देखें आप, इंडिया में, आप अगर कहे, कोई बच्चा आके कहे मेरा दादा ऑक्सीजन के बगैर मर गया, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। पाकिस्तान में तो आप वैसे बेचारे आप चौक हो चुके हैं, आपके पास तो वेंट करने के हालात ही कोई नहीं। आपका हर एंकर जो है बेचारा यूट्यूब पे आके अपनी अवार्ड निकालता है। तो देखें ना, तो फिर इन हालात में आप क्या कहेंगे? ये जमहूरियत है? कहां गई जमहूरियत? किसने बनानी जमहूरियत? किसने बचानी है जमहूरियत? हाँ, अब आगे होने वाले हालात ये है, जो लोग इस वक्त कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं लेटर भी, आर्टिकल, आप जो कनेडियन किसी ने लेटर लिखा है, मेरे ख्याल में कनाडा हम समझते हैं कि वो भी एक लिबरल कंट्री है, लोग हमसे भी ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा ओपन माइंडेड और लिबरल है वहां पे। ये एक लिबरल प्रोपेगेंडा की और दूसरी स्कीम है। उसने ये क्यों नहीं कहा कि आजकल जो बाइडन है जो वही डिक्टेटर बन जाएगा? उसने ये क्यों नहीं कहा कमला हैरिस डिक्टेटर बन जाएगी? उसने राइट विंग को क्यों पिक किया? मेरे ख्याल, मेरा एक क्वेश्चन है। और फिर भी मैं समझता हूं एक और चीज है, मैं अभी भी थोड़ा सा होपफुल यूं हूं इस वजह से, क्योंकि मैंने अमेरिका की सिविल वार के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। सिविल वार में भी ये कंट्री बहुत ज्यादा डिवाइडेड था, लेकिन अपने टर्म्स पर आया। यही एक थोड़ी सी होप है, कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि शायद अमेरिका के अंदर कोई ऐसा बंदा आए जो लीड करे और कहें कि आई एम लेट्स गेट टुगेदर एज डेमोक्रेट और एज अ रिपब्लिकन एंड स्टे टुगेदर। लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा। दोनों पार्टीज के अंदर इस वक्त जो है वो एक बिग डिवीजन है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, और ये एक अफसोसनाक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में, जमहूरियत इज इन डिक्लाइन। इसके खिलाफ अरब स्प्रिंग हुई थी बेचारी, वो खत्म हो गई। नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, स्वाय मोदी साहब के मूवमेंट मैं तो नहीं समझता, वो तो डिक्टेटरशिप ही ऑलमोस्ट आ गई है। वो स्ट्रॉन्ग है। खान साहब तब्दीली का नारा लगा कर आए थे बेचारे, वो भी हालात खराब हो गए। अब मैं थोड़ी सी ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स क्या है, मैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, कि जमहूरियत का शोर डालना इन्होंने, आप अगर देखें तो इन्होंने 2-3 फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स को इन्होंने एक अपना नारा बना के दुनिया में ना, दुनिया के लिए अपनी अपनी चीजें इन्फोर्स करने की कोशिश की गई है। अब वो किस तरह है? अगर आप फ्रीडम के बारे में बात करें तो उन्होंने लीबिया और इराक को फ्रीडम के चक्कर में जाके उड़ा के रख दिया, वहां हालात बिल्कुल खराब है। जो जमहूरियत के बारे में इनकी वैल्यूज देखें तो ये डिक्टेटर्स को भी सपोर्ट करते रहे, ज़ियाउल हक के भी यार दोस्त थे, मुशर्रफ के भी यार दोस्त थे। और अगर देखें मानार्की के हवाले से तो सऊदी अरब इनका सबसे बड़ा एलाय है। और देखा जाए जमहूरियत को देखने लगते हैं तो अखवानुल मुस्लिमीन अगर जीत जाए इजिप्ट में तो वहां कूक करा देते हैं। तब तुर्की के अंदर तैयब अर्दगान इनको पसंद ना आए तो ओबामा बिल्कुल उनके कूप में उनके पीछे खड़े थे। तुर्की का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि अमेरिका वाज इन्वॉल्व्ड अगेंस्ट द कू अटेम्प्ट इन टर्की। तो अगर, और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें, कश्मीर के ऊपर इनके राइट्स कुछ और है, इनके ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज कुछ और है, लेकिन वीगर चाइनीज के बारे में इनकी ओपिनियन कुछ और है। तो ये एक, मेरा मकसद एक गोरख धंधा, एक फ्रॉड दुनिया के लिए बनाया, प्रोपेगेंडा टूल्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं ना। यहाँ अंदर अमेरिका के कुछ, मैं जब आया था उस वक्त हालात बेहतर थे रेगन पीरियड में। मेरे 2 फेवरेट लीडर थे, मैं समझता था बिल क्लिंटन, आई लाइक मेनी थिंग्स ऑफ हिम एंड आई लाइक मेनी थिंग्स ऑफ रेगन। उसके बाद यहाँ भी लीडरशिप कोई नहीं, जो पुरानी वैल्यूज इनकी थी वो खत्म होती जा रही हैं। देखें, 2 चीजें हैं, जिस तरह मैंने कहा ना
कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर एक प्रिंसिपल है, या तो आप पैसा बना के सियासत में आए, एक ये तरीकाकार, या फिर आके पैसा बनाए। आज डोनाल्ड ट्रंप आया, पैसा बना के सियासत में आया था। और यहां पे हमारे बाइडेन साहब के बारे में देखें, इनका लड़का वकील है, लेकिन 2 मुल्कों से पैसे उसने बनाए। यूक्रेन में एक एनर्जी कंपनी थी, उसका एडवाइजर बन के, और चाइना में किसी का एडवाइजर बन के 1.5 बिलियन वहां बनाया। कभी आज तक किसी ने पूछा आजकल वो क्या करता है? अब वो पेंटिंग्स बेचता है। हर पेंटिंग $500,000 की है, और सबसे बड़ी बात है उसको इम्यूनिटी है। वो उसको कोई डिस्क्लोज ही नहीं कर सकता कि मेरी पेंटिंग किसने ली। और उसके ज्यादातर जो पेंटिंग बाहर करने वाले हैं सारे रशियन, क्योंकि उनको फेवरेट दी जाती, लेकिन ये बात उठाता कोई नहीं। बस ये असल में ये मसाइल है कि आप पैसा बनाकर आए तो फिर आपके मसले कुछ और हैं, अगर आके सियासत में पैसा बनाए तो फिर कुछ और है। पाकिस्तान और इंडिया में देखें तो करोड़ों का बजट है, तो क्या ख्याल है वो सर्व करने आ रहे हैं लोगों, वो लोगों की गलियां बनवाने आ रहे हैं करोड़ों रुपए लगा के आके। ये इंडिया के अंदर भी यही हालात। तो ये क्या जमहूरियत है? और दूसरा सबसे बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज में, जिस तरह मैं अगले दिन हसन निसार साहब की बात के पीछे मैं एग्री कर रहा था कि लोग एक प्रोसेस को, जब लेजिस्लेशन, वो उनको पता ही नहीं क्या चीज है। किसी एमएनए एमपीए से पूछा जाए, मैं कहता हूं उनको कोर्स कराना चाहिए, पहले इजलास में आने से पहले उनके क्लासेस होनी चाहिए कि व्हाट इज लेजिस्लेशन। उनको क्या पता है? वो ज्यादा तो बूढ़े होते हैं, रोटी खा के ठंडे माहौल में बैठते हैं, उनको नींद आ जाती है, उनको क्या पता है बेचारों। तो इसीलिए जमहूरियत, करप्शन भी इसीलिए बढ़ गई। उसकी वजह यह है कि जब आपके वजीर अनपढ़ होंगे, वजीर अंगूठे छाप होंगे, फिर ब्यूरोक्रेसी नीचे उनके दमादम मस्त कर अंदर करती है। तो फिर ये मैंने थोड़ा सा चीमा साहब बताने की कोशिश की, खासकर अब 6 जनवरी की तरफ मैं सोचा था इसको भी थोड़ा टच करूंगा। 6 जनवरी को भी, 6 जनवरी का ठीक है, मैं कहता हूँ गलत हुआ उसमें, लेकिन उसमें मेरा सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होंगे कि देवर सारे अनआर्म्ड लोग थे, उनके मुसल्ला नहीं थे लोग। और उसके बाद ये थे सारे थे ऑलमोस्ट, ये खुद एडमिट करता है ये मीडिया यहाँ पे, सारे के सारे वेटरन थे, या वो वकील थे, डॉक्टर थे, या फिर आर्मी में सर्व कर चुके थे, या पुलिस में सर्व कर चुके थे। जिस निहत्ती खातून को पुलिस वाले ने अंदर गोली मार के मारा था, निहत्ती थी औरत, वो भी वेटरन थी, पहले फौज में सर्व कर, उसकी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुई। ये कई कांग्रेसमैन कह चुके हैं कि लोग निहत्ते थे। और दूसरी बात है कि उनको $500 फाइन करके छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो कैपिटल हिल है इज अ पब्लिक प्लेस, वहां पे आना जुर्म नहीं है, तो इसलिए उनको सख्त सजाएं। इनका बस चलते तो फांसियां दे देते उनको, लेकिन यहाँ पे कानून फिर भी कुछ ना कुछ है, वकील आगे चीख चूक लेते हैं जाके अदालतों में, इसलिए उनको सख्त सजाएं नहीं दे पा सके। वरना ये जिस तरीके से मिसाल मैंने बताया कि 6 जनवरी तो उठा ली है, आज इनको यूक्रेन अफगानिस्तान में जो जिस तरीके से तस्लील हुई अमेरिका की, जिस तरीके से 13 वहां से मरीन की बॉडियां आई 19 साल के, वो इनको नजर नहीं आ रही, इनको 6 जनवरी नजर आ रही है, इस वजह से कि ट्रंप का नाम का खौफ ही बहुत है। तो लेकिन वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो है बहुत खराब है आजकल बिलखसूस। देखें, ठीक है, मैं कहता हूँ 6 जनवरी हुआ, लेकिन जब व्हाइट हाउस पे अटैक किया था इन्होंने, अंतीफा ने, ब्लैक लाइव मैटर ने, और प्रेसिडेंट साहब को बंकर में ले जाया गया, उसके ऊपर कोई केस इन्वेस्टिगेशन हो रही, वहां जमहूरियत खतरे में नहीं थी। देखें, खुद ही डिफाइन कर लेते, कहते वो प्रोटेस्ट था, ये इंसर्जेंसी थी। डिफाइन करने वाले कौन? कहते बिल्ले ने 2 दिन रखवाला बात ने, आप पे डिफाइन कर लेंगे, आप पे और बढ़ा लेंगे। लेकिन ये कि जमहूरियत को रिफॉर्म होने की जरूरत है, खासकर ये अमेरिका जो कहता है हम अलंबरदार हैं, तोपों के साथ और F-16 के साथ जाके जमहूरियत देते हैं मुल्कों को, अपने घर में जमहूरियत काम नहीं कर रही, और पता नहीं किस तरीके से ठीक होनी है। बहुत बहुत कम उम्मीद है मुझे, बल्कि सबसे ज्यादा आज तक मैंने ये परेशान हुआ अमेरिका के अंदर, सबसे ज्यादा परेशानी मुझे अब यहाँ पे ये है कि फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर, हम किस साइड पे जा रहे हैं, हमारे हालात। मैं तार साहब, आपने इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना वो 30 मिनट में सारे एक जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किया कि अमेरिका एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं रहा अभी, वो वैल्यूज इंटरनल, बेसिकली तो इंटरनल प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम है। एक छोटा सा सवाल बस करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है जी के 2030 तक डिक्टेटरशिप होगी अमेरिका में, और मैं कई लोगों को सुन रहा था वो ये कह रहे थे कि जी 2024-25 में
यानी कि 2024 के आखिर में या 2025 के शुरू में आर्म्ड सिविल कॉन्फ्लिक्ट होगा अमेरिका के अंदर बिटवीन द ट्रम्प सपोर्टर्स और जो दूसरी साइड पे जो सपोर्टर्स ऑफ द डेमोक्रेसी होंगे। ये जो एक नैरेटिव आप देख रहे हैं, ये आप इसको देख रहे हैं कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा। मैं इसके साथ एक सप्लीमेंट करता जाऊं पॉइंट, मैं इकोनॉमिस्ट पढ़ रहा हूं इस वक्त, जनवरी 1 22 का एडिशन है मेरे सामने, और लिखा हुआ था कि द रिपब्लिकन्स आर स्टिल डोनाल्ड ट्रम्प्स पार्टी एंड दे कैन स्टिल विन। मैंने आपको ये वैसे स्टोरी भेजी भी थी। सो ये बताइएगा कि अगर ट्रम्प इतना ही पॉपुलर है और ये बातें वो कह रहे हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प साहब की है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रम्प साहब नहीं आगे आना है तो 24 के आखिर में 25 के शुरू में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। डू यू फोरसी सच काइंड ऑफ थिंग्स, या आप समझते हैं कि ये बेसिकली मीडिया या एक वो जो सारा एक लेफ्ट विंग है वो हाइप दे रहा है? ये बिल्कुल लेफ्ट विंग का हाइप है, सारा क्रिएटेड है। दूसरी देखिए बात ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब यहाँ की पैदाइश है, वो कौन से, मेरा मकसद है कि इराक से यहाँ पे आए और उन्होंने मानार्की शुरू कर देनी है। वो डेमोक्रेटिक वैल्यू में सारे बिलीव करते हैं सब लोग ही। ये किस तरह पॉसिबल है क्योंकि अमेरिकन जो वो डेमोक्रेसी को डीरेल कर दे। और इनको खासकर मुझे ये समझ नहीं आती कि ये ट्रम्प के सपोर्टर्स को कह देते हैं कि ट्रम्प सपोर्टर, और जो डेमोक्रेट को कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए अमेरिका इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, 50 स्टेटें हैं, हर स्टेट का अपना कल्चर। इस वक्त देखें अगर ये चीजें होती तो शुरू हो जानी थी। इन्होंने तो देखे ना, इन्होंने तो स्टैचू गिराए जहाँ पे जनरल ली, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, हिस्टोरियन जनरल ली है, उसके ऊपर रेसिज्म का इन्होंने एलिगेशन लगा के उसके स्टैचू गिराए, गोरों ने बर्दाश्त किए। अगर ट्रंप के सपोर्टर निकलना आते वो। मैं ये पूछता हूँ जो ट्रंप के सपोर्टर आए थे 6 जनवरी को, उनके पास किसी ने गन यूज की है? किसी ने को आग लगाई है? इन्होंने तो अटैक किया था व्हाइट हाउस। आज भी मजे की बात है, अगर गूगल करके देखे तो कई शहर हैं जो जल रहे हैं आज भी, खासकर वो ओरिगन का पोर्टलैंड है, वहां पे हर वीकेंड पे जुलूस निकालते हैं, हर वीकेंड पे आगे लगाते हैं, हर चीज तोड़ी जाती। कभी आपने देखा कि ट्रांसपोर्टर किसी माल में घुस के लूट रहा है? कभी आपने देखा कि ट्रंप के सपोर्टर जो है वो वायलेंट होकर किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? जब एक मैं बात बताऊंगा आपको, देखिए कंजर्वेटिज्म, मैंने पहले बताया है गलत बात है कि फार राइट है इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी और एक्सट्रीम पे जाते हैं। हाली बर्टन ने भी बड़े डाके मारे थे, इसमें कोई शक नहीं है। ब्लैक वाटर बना दिया था इन्होंने अपनी आर्मी के अंदर ही। एक्सट्रीम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी ज्यादती है। मैं कहता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप इतना ओपन कर देंगे, सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दें आप। ये भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जो रिलीजियस पे बिलीव करते हैं लोग, जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, ये वायलेंट नहीं होते। वो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ट्रैवल करता रहा, मेरे हाथ में साइन होता था कि अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप। मेरे साथ मेरा बिजनेस पार्टनर सरदार होता था पग पहन के, और ठाठे मारता समुद्र सामने लोगों का खड़ा होता था। खुदा की कसम आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि यू आर मुस्लिम, व्हाई यू आर हियर, आज तक नहीं कहा। मेरे साथ सरदार होता था, लोग खड़े होकर तस्वीरें हमारे साथ खिंचवाते थे, आज तक। लेकिन मीडिया ने इस तरह, सबसे बड़ी बात मैं एक खुद आई विटनेस हूं इस चीज का कि मैं खुद उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूं, तो मैं देखता था ठाठे मारता समुद्र, और वापस आता था तो CNN खोल के देखता तो कहते डोनाल्ड ट्रंप तो हार गया, इसके तो साथ ही कोई नहीं है। मेरा मतलब इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है। मैं बता रहा हूं कि इस वक्त आज 6 जनवरी को किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है एज अ थ्रेट। मैं आज हैरान हूं, कैमला हैरिस ने 6 जनवरी को सितंबर 11 के साथ कंपेयर किया अपनी स्पीच में। देखिए 6 जनवरी और 9/11 को उन्होंने कंपेयर कर दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब जितना ज्यादा ये कर रहे हैं उतना ज्यादा इनके खिलाफ ये काम कर रहा है और कंट्री को मजीद डिवाइड कर रहा है। ये इसमें डिवीजन क्या होगी? डिवीजन ये होगी अगर रिफॉर्म ना हुआ तो जो कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं वो अलग हो जाएंगी, दूसरी जो डेमोक्रेट स्टेट है, सोशलिस्ट किस्म की जो उनका एजेंडा है वो अपने अलग हो जाएंगे मेरे ख्याल में। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखता नजर आ रहा है इसको सब कुछ। अभी जिस तरह से लूट मार हो रही है, देखें आज हुआ क्या है। इस वक्त अमेरिका के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात सब खराब है डिफेंडिंग पुलिस की वजह से। डिफेंडिंग पुलिस कर रहे हैं। न्यूयॉर्क इज बिकमिंग अगेन अ नॉन लिवेबल प्लेस। 911 डायल करें, पोर्टलैंड ओरेगन में आती नहीं है पुलिस, क्योंकि वो या तो पुलिस में लोग अब भर्ती नहीं हो रहे, और दूसरा क्योंकि उनके ऊपर देखे ना वो फ्लॉयड का केस किया, वो सारे कुछ और केस कर आके इस वक्त अमेरिका में देखे। मैं आपके देखने वालों को एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अब क्राइम की डेफिनेशन क्या है? गोरा गोरे को मार दे कोई क्राइम नहीं है, काला गोरे को मार दे कोई क्राइम नहीं है,
काला गोरे को मार दे, CNN ने पागल हो जाना शाम को, वो कराएंगे। तो इस वक्त अगर ये हालात है, हर हाईवे पे चढ़े आप, हर हाईवे पे आपको वो वीड, वो मरवाना जो होता है उसकी स्मेल आ रही है, और सारी दुनिया को पता है कि ये इसका गेटवे टू एडिक्शन है, लेकिन वो लीगल। देखें किस तरह गोरों का माइंड इन्होंने खराब किया। स्मोकिंग बैन है, हर जगह स्मोकिंग बैन है, लेकिन मरवाना लीगलाइज। और मरवाना खाना तो नहीं, लोगों ने सिगरेट में भर के पीना ना। देखें किस तरीके कहते हैं जी वो मरवाना कहते हैं जी वो जोड़ों के दर्दों के लिए ठीक है, वो फलां चीज। और यार वैसे तो हर चीज के अंदर मैथ भी होती है, जो आपके सोने वाले बेनाड्रिल से तो मैथ बनती सारी आपकी दवाई जो है। हर ड्रग के अंदर फिर नशा होता है, तो या फिर इस तरह में ये करना। और फिर मेरा एक ऐसी बेरा रवि, जिनसी बेरा रवि, आप बूटे चंग देखे ना, वो उन्होंने पहला हिस्ट्री में प्रैक्टिसिंग गे जो है उसको वो बना दिया ट्रांसपोर्टेशन का वजीर। अगला कैंडिडेट आ रहा है प्रेसिडेंशियल, वो बूटे चंग, और उसका हस्बैंड के साथ उसकी तस्वीरें, और सब प्रमोट करते हैं इन चीजों को। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, गेज और लेस्बियन के। जो करना है अपने घरों के अंदर बैठ के करें, लेकिन मेरे टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट का क्या काम है उस चीज को प्रमोट करें, और वो भी हमारे बच्चों के ऊपर। देखें न्यूयॉर्क का सिलेबस देखें तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, इट्स ओके टू हैव टू फादर्स, इट्स ओके टू हैव टू मदर्स। तो ये वैल्यूज अगर अपनी इस तरीके से कर रहे हो, बच्चों क्यों फाउंडेशन खराब कर। जो करना है आप करो अंदर, पहले भी हो रहा था, ये सदियों से हो रहा चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रमोट ना करो इसको। लेकिन इस वक्त तो हालात ये है कि प्रमोट किया जा रहा है। ओबामा पीरियड से एक ऐसा फैशन बना है कि प्रमोट किया जा रहा है ना, इन चीजों को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं ओके, मैरिज इज अ नेस्टी थिंग, मैरिज इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो इन चीजों का कर फिर वो अपनी फाउंडेशन ही खराब कर रहे हैं। ना सिर्फ जब से वो वियतनाम वार हुई है उसके बाद हिप्पीइज्म और सारा इतना बेरा रवि सोसाइटी के अंदर है जिसकी हद ही कोई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई ताहिर साहब, एक अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से, चेंजिंग सोसाइटियल वैल्यूज, कल्चरल चैलेंजेस जो हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज दोनों को मसाइल हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और किस तरह मीडिया का जो फैक्टर आपने डिस्कस किया है, बहुत एक इंटरेस्टिंग, बड़ी मजे की, मेरी पर्सनल लर्निंग भी बहुत ज्यादा थी इसमें। थैंक यू वेरी मच साजिद ताहिर साहब फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड। और ये वाकई बहुत अच्छा सेशन है इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, माय प्लेजर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।